हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल के बारे में। डाइपोल क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर हम लोग मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या होता है और डाइपोल की वजह से हम लोग एक्सियल लाइन में किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विटोरियल प्लेन। तो इक्विटोरियल प्लेन क्या होता है और इसमें हम लोग किस तरह से एक डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन करेंगे बेसिकली। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे कि किसी भी जनरल पॉइंट में हम लोग डाइपोल की वजह से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर डाइपोल। अब अगर हम लोग बातचीत करें डाइपोल वर्ड के बारे में, तो डाइपोल देखो, डाइपोल यहां पर दो पोल की बातचीत हो रही है। अगर हम लोग मैग्नेटिक पोल्स की बात करते तो हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते, बट हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल तो हमें साफ पता चलता है कि दो पोल की बातचीत हो रही है, एक पॉजिटिव पोल की और एक नेगेटिव पोल की। तो डाइपोल को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, दो चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, दो चार्ज, एक मैंने माइनस क्यू लिया और एक प्लस क्यू लिया और इसको हमने कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया। सपोज ये डिस्टेंस मैं कंसीडर कर रहा हूं 2a से। ये डिस्टेंस मैं कुछ भी ले सकता था, मैं यहाँ पे डिस्टेंस इनके बीच a ले सकता था, मैं इनका बीच का डिस्टेंस को l ले सकता था, मैं इनके बीच के डिस्टेंस को 2l ले सकता था, इनके बीच के डिस्टेंस को मैं 2d ले सकता था, d ले सकता था। ये मेरे ऊपर है कि मैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या लूं। अभी 2a लेने का ये फायदा होगा कि बाद में जाके ये देखोगे कि कैलकुलेशन ईजी हो जाता है अगर हम लोग 2 के टर्म्स में लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक हम लोग डाइपोल का एक मिड पॉइंट इस तरह से डिफाइन करते हैं, वो ओ से हम लोग इस तरह से मिड पॉइंट को डिफाइन करते हैं और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस a और a दूरी होती है इनकी फ्रॉम दिस पॉइंट O। तो इस तरह से हम लोग डाइपोल को डिफाइन करते हैं कि दो चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, टू चार्ज ऑफ ऑपोजिट नेचर एंड सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो इस तरह से हम लोग डाइपोल को डिफाइन करते हैं। अब सबसे पहला मन में सवाल उठता है कि हम लोग ने डाइपोल की बात की तो हमने ट्राइपोल की बात क्यों नहीं की, हमने क्वाडपोल की बात क्यों नहीं की, हमने पेंटापोल की बात क्यों नहीं की, हम लोग डाइपोल के बारे में क्यों बातचीत कर रहे हैं। तो अगर इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करें तो अगर हम कोई भी मटेरियल लेते हैं, कोई भी मटेरियल उठाओ, तो मटेरियल के अगर हम लोग जाते हैं कि जो उसके कंपोनेंट्स, जिस कंपोनेंट से कोई भी मटेरियल बना हुआ रहता है, वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिक लेवल पे अगर हम लोग जाए तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एक सॉल्ट का कंसीडर करें, सोडियम क्लोराइड, तो हम लोग क्या बात करते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। तो इनके बीच का एक बॉन्ड लेंथ होता है और ये जो बॉन्ड लेंथ है इसमें इस तरह से सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, मतलब दो चार्ज इस तरह से एक बॉन्ड लेंथ से सेपरेटेड है। कुछ हम लोग इस तरह से इसको समझ सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड की, इस तरह से हम लोग बातचीत कर लिए। तो ये भी एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग किसी भी मटेरियल के मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं तो वो एक तरह से डाइपोल की तरह बिहेव करता है। अब इसका दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, वाटर, तो O2 माइनस इस तरह से होता है और H प्लस इस तरह से हम लोग वाटर की बात करते हैं। तो ये भी अगर देखा जाए तो दो डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। एक H प्लस के साथ एक O माइनस जाएगा और दूसरा H प्लस के साथ दूसरा O माइनस जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, इसमें दो डाइपोल्स हैं। तो ये भी, दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ डाइपोल। तो किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में देखेंगे कि हम लोग उसको डाइपोल्स में इस तरह से फ्रेगमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी मटेरियल की अगर हम लोग प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स के टर्म्स में अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करना चाहते हैं किसी मटेरियल पे, तो हमको उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग डाइपोल की बेसिकली स्टडी करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें मटेरियल साइंस में, अगर हम लोग एक फिजिसिस्ट के हैसियत से अगर एक मटेरियल साइंस को पढ़ें, तो मटेरियल साइंस में हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से, अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज किस तरह से चेंज होगी। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग, मटेरियल किस तरह से बिहेव करेगा, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं अगर हमें डाइपोल का कॉन्सेप्ट हो। तो बेसिकली हम मॉलिक्यूलर लेवल पे इस तरह से चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस हो जाता है डाइपोल का। अब जो ये हमारे पास डाइपोल है, इस डाइपोल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन किया जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। सपोज एक चार्ज है मेरे पास में माइनस क्यू, दूसरा चार्ज है मेरे पास में प्लस क्यू, और ये दोनों सेपरेटेड हैं विद डिस्टेंस, सपोज मैंने 2a कंसिडर किया हुआ है।
जो कि यहाँ से ओ डिस्टेंस से इसका डिस्टेंस इज ए, इस माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस इज ए, और इस प्लस क्यू का चार्ज का डिस्टेंस इज ए. सपोज दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज ए, एंड ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज 2a. तो इसका जो डायपोल मोमेंट हम लोग डिफाइन करते हैं एक p वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी से इस तरह से डिफाइन करते हैं, विच इज इक्वल टू चार्ज, एक चार्ज इसमें से लेंगे क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इज सेम, q और माइनस q, तो चार्ज इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 2a. तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं 2aq. तो बेसिकली डायपोल मोमेंट जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2aq इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस आर 2a. अगर हम लोग a डिफाइन करते, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस को अगर हम लोग a कंसीडर करते तो यहाँ पर aq हो जाता, जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है वो. अच्छा, वेक्टर अगर हमने डिफाइन किया तो हमने तो ये तो डिफाइन किया इसका मैग्नीट्यूड, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 2aq. व्हाट अबाउट डायरेक्शन? अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन होता है इसका माइनस q से प्लस q की तरफ. ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. डायपोल मोमेंट के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं. प्रॉपर्टीज बोल दो, प्रॉपर्टीज मत बोलो, ठीक है, प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं. इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें, मैग्नीट्यूड इज 2aq जो हमने यहां से देखा. अब इसके अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. एंड इसका अगर हम लोग यूनिट डिफाइन करें, यूनिट, तो ध्यान से देखो, 2 का कोई यूनिट नहीं है. ये डायपोल मोमेंट की यूनिट की बात कर रहा हूं मैं. 2 का कोई यूनिट नहीं है. ए की यूनिट की अगर बात करें तो वो क्या है, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर के फॉर्म में बोल सकते हैं. एंड क्यू इज चार्ज. तो ये हो जाएगा चार्ज और डिस्टेंस. तो हम लोग बोल सकते हैं चार्ज की यूनिट हो जाती है कूलम और डिस्टेंस की यूनिट हो जाती है मीटर. तो इस तरह से हम लोग इसका यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं. तो इसका डायपोल मोमेंट का बेसिकली हमने मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट को इस तरह से डिफाइन किया. अब हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं. तो पहला न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है. सपोज एक सेंटर में मेरे पास चार्ज माइनस 2q रखा हुआ है इस तरह से, और यहां से d डिस्टेंस पे एक चार्ज q रखा हुआ है, और यहां से ऊपर y एक्सिस में एक चार्ज q रखा हुआ है इस तरह से, और दोनों का डिस्टेंस इज d. हमें बताना है इसकी वजह से, इस चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा. तो इसको हम लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं. सपोज हम लोग बातचीत करें इस माइनस 2q को, इस माइनस 2q को मैं यहां लिख सकता हूं एक माइनस क्यू और दूसरा माइनस क्यू. ये दो माइनस क्यू चार्ज हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं यहाँ सेंटर में रखा हुआ इस तरह से. ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे अप्रोच करेंगे कि एक माइनस क्यू और ये एक माइनस क्यू मिलके एक डायपोल मोमेंट इस तरफ, इस डायरेक्शन में देगा. ठीक है, जिसका कि डायरेक्शन किस तरफ होगा, जिसका कि डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ऐसा. अब दूसरा जो माइनस क्यू रखा हुआ है वो इस चार्ज के साथ, इस चार्ज के साथ मिलके एक डायपोल मोमेंट इस तरह से बनाएगा, जिसका कि डायरेक्शन किधर होगा, जिसका कि डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ. सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. ठीक है, तो हमारे पास इफेक्टिवली क्या आया, एक डायपोल मोमेंट आया p वेक्टर इस डायरेक्शन में, और एक आया मेरे पास p वेक्टर इस डायरेक्शन में. और ये p वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम ही है, क्योंकि चार्ज, दोनों चार्ज q चार्ज, q और माइनस q चार्ज है, यहाँ पे भी q और माइनस q चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन इज d. तो हम लोग बोल सकते हैं इसका p वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज, दैट इज q इंटू डी. तो ये p वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हो गया qd, और ये दोनों p वेक्टर इस तरह से है हमारे पास में. तो इन दोनों के बीच सपोज एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट अगर हम लोग देखें तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं. इनका जो रिजल्टेंट होगा, दिस इज सपोज माई p नेट यहाँ से हो जाएगा 45 डिग्री एंगल पे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है. और हम लोग बोल सकते हैं कि दिस p नेट दैट इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग बातचीत करें तो √2 टाइम्स ऑफ q इंटू डी. इतनी बात तो हमें समझ में आती है. √2 टाइम्स ऑफ p वेक्टर हो जाएगा, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो √2 टाइम्स हो जाता है ऑफ एनी वेक्टर, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम. तो p नेट इज √2 टाइम्स ऑफ qd. तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो कि डायपोल के ऊपर बनाया जा सकता है. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. एक हमारे पास इस तरह से क्वार्टर रिंग रखी हुई है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है विथ प्लस क्यू से इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज है एक क्वार्टर रिंग, और उसके सेंटर में बात करें या फिर ओरिजिन में बोले, एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, एक माइनस क्यू चार्ज इस तरह से रखा हुआ है, और इस रिंग की, इस जो क्वार्टर रिंग है उसकी जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R. हमें बताना है इस सिस्टम की वजह से नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा. अब क्या ये नेट डायपोल मोमेंट, इसमें कुछ डायपोल मोमेंट आएगा? तो हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, मतलब सेम चार्ज है मेरे पास एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड का है. तो इससे हम लोग एक डायपोल मोमेंट तो डिफाइन कर ही सकते हैं.
तो देखते हैं हम लोग किस तरह से इसमें किया जा सकता है इसको डायपोल मोमेंट को डिफाइन। तो सपोज मैं अभी क्या करूंगा, इस जो क्वार्टरिंग है इसके हर एक छोटे छोटे पोर्शन से मैं एक डी क्यू चार्ज निकालूंगा और उस डी क्यू चार्ज की करस्पॉन्डिंग यहाँ पे माइनस क्यू में जो चार्ज है वहां से एक डी क्यू चार्ज लूंगा और उन दोनों की वजह से मैं नेट उसकी वजह से डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करूंगा, डायपोल मोमेंट देखूंगा उसकी वजह से क्या आ रहा है और उस डायपोल मोमेंट का मैं वेक्टर सम कर दूंगा और पूरे के पूरे क्वार्टरिंग के लिए हर एक एलिमेंट के लिए। देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको। सपोज मैं यहां से एक थीटा एंगल पे एक डी थीटा विड्थ का, ये मैंने डी थीटा विड्थ का एक एलिमेंट यहां से कंसिडर किया, दिस एलिमेंट। तो इस एलिमेंट पे टोटल चार्ज सपोज डी क्यू, छोटा एलिमेंट है, बिल्कुल बहुत छोटा सा एलिमेंट है, उस पर चार्ज है दैट इज डी क्यू। तो क्या हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि अगर हम लोग इस क्वार्टरिंग के लिए लैम्डा डिफाइन करना चाहें तो लैम्डा विल बी व्हाट, क्यू अपॉन पाई आर बाई 2। रिंग का जो रेडियस है दैट इज आर, कैपिटल आर। तो लैम्डा हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई आर बाई 2 पे, क्वार्टर है, क्वार्टर रिंग की वजह से। ठीक है, तो लैम्डा का डिफाइन हो गया। तो हम लोग बता सकते हैं कि ये जो लेंथ है, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ इज आर इंटू डी थीटा, आर डी थीटा लेंथ है इस पे। अब इस लेंथ को मैं अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मुझे क्या देगा? चार्ज देगा डी क्यू। छोटे से एलिमेंट का चार्ज कितना है? तो ये बन जाएगा आर डी थीटा इंटू लैम्डा इज व्हाट, 2q अपॉन पाई आर। ठीक है, और ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरे पास बचेगा 2q बाई पाई इंटू डी थीटा। दिस इज माई डी क्यू, ये छोटा सा एलिमेंट पे चार्ज। अब यहां से मैंने ये डी क्यू लिया और मैं इस जो चार्ज है माइनस क्यू चार्ज, यहां से मैं डी क्यू माइनस डी क्यू एक चार्ज लूंगा, माइनस डी क्यू। ठीक है, और इन दोनों की वजह से मैं निकालूंगा डायपोल मोमेंट। और ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स के लिए, रिंग पे सारे एलिमेंट्स के लिए मैं उस तरह से सम कर दूंगा। अभी देखो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, माइनस डी क्यू चार्ज और इस प्लस डी क्यू चार्ज की वजह से जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा उसका, ये किस डायरेक्शन में आएगा? माइनस से पॉजिटिव के डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखो इस वेक्टर को देखो जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, इफ दिस वेक्टर इज व्हाट, दिस वेक्टर इज माई, सपोज इसको मैं बोलता हूं कि स्मॉल डी क्यू चार्ज की वजह से जो डायपोल मोमेंट है वो डीपी वेक्टर है। अब मैं सारे एलिमेंट के लिए इसको जोड़ना चाहता हूं, तो क्या मैं इसको जोड़ सकता हूं? डायरेक्टली सम कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली सम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि देखो इसके लिए तो मैंने ऐसे बना लिया। अगर इसी जगह पे मैं दूसरा एलिमेंट कंसिडर करता तो उसकी वजह से डायपोल मोमेंट किधर आता? इस डायरेक्शन में आ जाता। तो ये डायरेक्शन में डायरेक्टली तो सम नहीं कर सकता, इसलिए इसको कंपोनेंट में ब्रेक करके हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करके इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें इसको कंपोनेंट में ब्रेक करने की, तो दिस एंगल इज सपोज थीटा, तो ये एंगल अगर मैं बनाऊं तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो मैं बोल रहा हूं कि दिस एंगल इज थीटा। तो डीपी के बेसिकली हम लोग दो कंपोनेंट लेंगे, एक तो डीपी का वेक्टर का कॉस थीटा कंपोनेंट इस तरफ आ गया और डीपी वेक्टर का साइन थीटा कंपोनेंट इधर आ गया। ठीक है, डीपी कॉस थीटा, डीपी साइन थीटा। अब डीपी कॉस थीटा के करके मैं सारे जो एक्स डायरेक्शन में है उसको मैं सबको ऐड कर दूंगा और वाई डायरेक्शन में सबको ऐड कर दूंगा सारे एलिमेंट के लिए। डीपी कॉस थीटा सारे एलिमेंट के लिए ऐड कर दूंगा, डीपी साइन थीटा सारे एलिमेंट के लिए मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, अभी चलो करते हैं इसको। तो मैं बोल सकता हूं कि पी एक्स जो कि नेट होगा एक्स डायरेक्शन में, नेट मोमेंटम, सॉरी नेट मोमेंटम में बोल रहा हूं, नहीं, नेट डायपोल मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ डीपी वेक्टर कॉस थीटा। डीपी का कॉस थीटा सब में मैं ऐड कर दूंगा, तो वो मुझे पी एक्स डायरेक्शन में नेट डायपोल मोमेंट देगा। और ये थीटा कहां से कहां तक वेरी कराऊंगा मैं? 0 से लेके पाई बाई 2 तक। उसी तरह से मैं पी वाई बोलूं, पी वाई मेरा कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2 तक। डीपी वेक्टर, ये देखो थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? थीटा 0 से लेके यहां पाई बाई 2 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे थीटा वेरी कर रहा है 0 से लेके यहाँ पर, इस एक्स एक्सिस में रहेगा तो 0 होगा, वाई एक्सिस में ये पाई बाई 2 हो जाएगा। तो थीटा वेरिंग फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो डीपी वेक्टर साइन थीटा, ये वाई डायरेक्शन में नेट सम हो जाएगा। तो पी एक्स को मैं कैलकुलेट करता हूं, दैट इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। व्हाट इज डीपी वेक्टर? डीपी वेक्टर देखो, डीपी वेक्टर इज व्हाट, अच्छा डीपी वेक्टर मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। ठीक है, कर देते हैं यहाँ पे। डीपी वेक्टर इज व्हाट, डी क्यू चार्ज है, माइनस डी क्यू वजह से डीपी वेक्टर कैसे हम लोग डिफाइन करें? एक माइनस डी क्यू यहां रखा हुआ है और प्लस डी क्यू रिंग पे ऐसे रखा हुआ है, और उनके बीच का सेपरेशन क्या है? सबके बीच का सेपरेशन तो आ रही है ना। ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन तो आ रही है, और डी क्यू। तो इस तरह से हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं डीपी वेक्टर को? तो डीपी वेक्टर हम लोग डिफाइन करेंगे डी क्यू इंटू आर।
चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज, उस छोटे से एलिमेंट और यहाँ का छोटा सा एलिमेंट और उनके बीच का सेपरेशन इज व्हाट, आर। तो डी क्यू इंटू आर, इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू इज 2q बाई पाई इंटू डी थीटा इंटू आर। तो आर डी थीटा मैं ऐसे लिख देता हूं, आर डी थीटा, ठीक है। इसको इसका ये तो हो गया डीपी वेक्टर, ये तो हो गया डीपी वेक्टर, दिस इज डीपी वेक्टर इनटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा वाला टर्म आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सारे जो कांस्टेंट है वो एक साइड में कर देता हूं, दिस बिकम्स 2qr बाई पाई, 2qr बाई पाई कॉस थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रल ऑफ 2qr बाई पाई तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 इज व्हाट, 1। इंटीग्रल ऑफ cos थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 इज 1। तो ये टोटल क्वांटिटी जो बन गई, ये बन गई 2qr बाई पाई, सिंपल। इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos थीटा इज 1, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 sin थीटा इज ऑल्सो 1। अगर नहीं आता तो एक बार करके देख लेना। अच्छा, ये आ गया px, py मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 से लेके पाई बाई 2, सेम डीपी वेक्टर पहले लिखते हैं, डीपी वेक्टर हो जाएगा 2q बाई पाई r डी थीटा, ये हो जाएगा डीपी वेक्टर। उसका साइन थीटा भी लेना है ना, साइन थीटा। देखो यहां पर भी सेम चीज हो गया, 2qr बाई पाई इज कांस्टेंट और इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा इज 1। तो इसको भी मैं सिंपल लिख सकता हूं 2qr बाई पाई। अच्छा, अब मेरे पास देखो थोड़ा सा मैं यहां से इरेज कर लेता हूं। अब यहां से देखते हैं हम लोग, तो हमारे पास px नेट मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो है वो px और py इस तरह से आ रहा है, और नेट जो आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो यहां से देखो px भी सेम है, दैट इज 2qr बाई पाई, एंड py भी सेम है, दैट इज 2qr बाई पाई। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, ये वही हो जाएगा, फिर से 45 डिग्री के एंगल पे आ जाएगा। जो रिजल्टेंट होगा मैं यहां पे लिखता हूं, रिजल्टेंट विल बी p नेट दैट इज इक्वल टू 2√2qr बाई पाई। समझ लो कैसे, ये तो हमें समझ में आता है कि दोनों मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों 90 डिग्री पे है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो √2 टाइम्स ऑफ एनी ऑफ द वेक्टर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इज सेम। तो पी नेट विल बी 2√2qr बाई पाई। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे ई फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट। तो अब हम लोग पहले देखते हैं कि एक्सियल पॉइंट किसको बोलते हैं। तो हम लोग डाइपोल इस तरह से डिफाइन करते हैं, -q + q, और सपोज इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको हमने डिफाइन किया है 2a। तो यहां से हम लोग इनके बीच का एक सेंटर पहले डिफाइन करते हैं, सपोज, एंड दिस लेंथ इज a एंड दिस लेंथ इज a। तो एक्सियल पॉइंट बोलने का मतलब हुआ इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ, -q और +q को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन है हमारे पास में, तो ये इसका एक्सियल डायरेक्शन हो गया, ठीक है, एक्सिस के अलोंग। ये डाइपोल के एक्सिस के अलोंग जो भी पॉइंट्स हैं, वहां के किसी भी पॉइंट पे हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल। तो ये मेरे पास एक सिस्टम हो गया, -q और +q का जो एक सिस्टम है ना, ये मेरे पास एक सिस्टम हो गया, और इस सिस्टम की वजह से हमें इधर के किसी भी पॉइंट पे डाइपोल निकालना आना चाहिए, सॉरी, इधर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए, और इधर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहां से सपोज बोला जाए कि यहां से सपोज r डिस्टेंस पे मुझे कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे सपोज r डिस्टेंस पे इसकी वजह से, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो एक जनरलाइज्ड r डिस्टेंस पे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो पहले देखते हैं। तो बहुत ही आसान है, एक -q है और दूसरा q है। तो अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट पे, सपोज दिस पॉइंट इज a, इलेक्ट्रिक फील्ड एट a ड्यू टू -q चार्ज। तो -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। E ड्यू टू मैं बोल देता हूं -q, और +q की वजह से किस डायरेक्शन में होगा, E ड्यू टू +q। अब यहां से ध्यान से देखो कि +q चार्ज की वजह से, जो भी फील्ड होगा वो ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि फील्ड क्या होता है, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो kq बाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर देखो इस +q चार्ज के लिए, इस +q चार्ज के लिए जो r है वो कम है कंपेयर टू इस -q चार्ज की वजह से। तो ऑब्वियसली E + q इज ग्रेटर देन E - q। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो उस डायरेक्शन में, +q के डायरेक्शन में जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग वो अब कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो सपोज मैं दूसरा कुछ कलर ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी पहले हम लोग बोलते हैं कि E + q कितना होगा, पहले ये देखो, E + q हो जाएगा k × q
जो के की वैल्यू है, ये के अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, ये सारे हमने बातचीत कर रखी थी। के इज 9 × 10⁹ फॉर एयर एंड वैक्यूम, हम लोग ये एयर और वैक्यूम के लिए लगभग 9 × 10⁹ हम लोग कंसिडर करते हैं इसकी वैल्यू को, और अलग अलग मीडियम में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। एक जनरलाइज हम लोग निकाल रहे हैं, जनरलाइज मीडियम के लिए के हम लोग बातचीत कर रहे हैं। के क्यू बाई आर स्क्वायर, व्हाट इज आर फॉर दिस केस? तो यहां से प्लस क्यू का डिस्टेंस देखो कितना है इस पॉइंट ए से, दैट इज आर माइनस ए। ठीक है, ये आर डिस्टेंस है फ्रॉम इसके सेंटर से, जो भी डाइपोल है उसके सेंटर से आर डिस्टेंस है। तो यहां से प्लस क्यू से इसका डिस्टेंस इज आर माइनस ए, और माइनस क्यू से अगर हम लोग डिस्टेंस देखना चाहें तो माइनस क्यू से डिस्टेंस देखो इस पॉइंट का, माइनस क्यू से डिस्टेंस इज आर प्लस ए। ठीक है, तो प्लस क्यू के लिए हम लोग निकालना चाहें ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो के क्यू बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें ई ड्यू टू माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा सिंपल के क्यू बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर। और ई नेट मैं बात करूं, ई एट एनी एक्सियल पॉइंट, ठीक है, दैट इज ई मैं बोल रहा हूं, दैट इज इक्वल टू ई ड्यू टू प्लस क्यू माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू। ई ड्यू टू प्लस क्यू इज के क्यू बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं के क्यू कॉमन निकालता हूं तो ये बन जाएगा 1 आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 आर प्लस ए होल स्क्वायर। और ये बहुत ही आसान समझ में आएगा, के क्यू, अभी देखो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों का एक एक टर्म ले लो, तो ये बन जाएगा नीचे वाला जो टर्म बच जाएगा, ये ए यहां से आर माइनस ए उठाओ और यहां से आर प्लस ए उठाओ, तो बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर दूसरा आर माइनस ए यहां से उठाओ और दूसरा आर प्लस ए यहां से उठाओ, तो टोटल बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो नीचे वाला जो टर्म है दिस बिकम्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर वाला टर्म को देखो, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 4ab। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab प्लस 2ab इज 4ab। तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ab, दैट इज आर ए। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेंगे। अभी किस तरह का अप्रोक्सीमेशन लेंगे कि हम लोग को जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ता है, प्रैक्टिकली भी अगर हम लोग बात करें तो जो डिस्टेंस होता है, जो डाइपोल होते हैं, तो डाइपोल में जो चार्ज होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग H2O मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं, दो डाइपोल्स अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूलर लेवल पे सपोज बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे उनके दो डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ के अराउंड होगा। तो बॉन्ड लेंथ कितना होता है यार, एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है, नैनोमीटर में होता है, माइक्रोमीटर, ज्यादा से ज्यादा माइक्रोमीटर में होगा। जनरली वो एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻⁰ बहुत ही कम रहता है। अगर उस केस में हम लोग बोले कि अगर मुझे बताओ दिस आर, दिस कैपिटल आर, जहां पे हम लोग एक डाइपोल की वजह से, जहां डाइपोल की वजह से जिस पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फील्ड, दिस आर विल बी मच ग्रेटर देन ए। ए इज व्हाट, इन दोनों 2a इज द सेपरेशन बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो उनके बीच का 2a इज बहुत कम ना। तो आर के कंपैरिजन में मैं बोलूंगा कि यहां से मतलब 3 सेंटीमीटर की दूरी पे बताओ, इस डाइपोल की वजह से 3 सेंटीमीटर दूरी पे फील्ड कितनी होगी। तो डाइपोल जो दिस ए इज वेरी नेग्लिजिबल कंपेयर टू दिस आर। 3 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में एंगस्ट्रॉम 3 into 10⁻⁻3 3 into 10⁻⁻2 इस रेंज वाला जो वैल्यू है उसके कंपैरिजन में -10 क्या है, बहुत ही छोटा। ठीक है, यहां से 1 मीटर की दूरी पे बताओ कितना होगा, मैं बोल दूंगा। तो आर मेरा 1 मीटर होगा और ए जो होगा वो मेरे पास एंगस्ट्रॉम में है, एंगस्ट्रॉम है नैनोमीटर में, मतलब बहुत कम। तो ये चीज बहुत कम है। तो इस केस में, ऐसे केस के लिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस टर्म को, जो भी मेरे पास ये टर्म आ रहा है मैं दिखा देता हूं एक बार हाईलाइटर से। हाँ, ये जो टर्म आ रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस टर्म कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू आर स्क्वायर। ठीक है, बस हम लोग यही चीज कर लेते हैं। यहां से इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर देंगे तो ये बन जाएगा के क्यू इंटू 4 आर ए डिवाइडेड बाई दिस टर्म बिकम्स आर स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट इज आर रेज़ टू पावर 4, और यहां से एक आर स्क्वायर का टर्म, एक आर क्यूब हो जाएगा। यहां से जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो देखो, यहां से मैं लिखता हूं इसको 4k क्यू ए अपॉन आर क्यूब। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं
कि मैंने पी वेक्टर के टर्म्स में पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां से देखो q इंटू टू ए, इसको मैं p के टर्म्स में लिख सकता हूं, तो q इंटू टू ए का टर्म यहां से मैं सेपरेट आउट करता हूं, तो ये बन जाएगा 2 इंटू के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहां से इस टर्म से मैंने 2qa का टर्म को p लिख दिया, तो ये यहां पर 2 बच गया, 2 इंटू के पी बाई आर क्यूब। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट एनी डिस्टेंस r इन एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन के किसी भी पॉइंट में एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ द डाइपोल से r डिस्टेंस पे किसी भी एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू है दैट इज 2 kp बाई आर क्यूब। अच्छा, ये एक वेक्टर है, तो सिर्फ हमें वैल्यू नहीं जाननी है, हमें इसके अलावा इसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। अब हम लोग इसके अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन देखो, प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू, इस तरह से हमारे पास चार्ज था जो कि दोनों के बीच का सेपरेशन वाज 2a। तो किसी भी पॉइंट पे हमने सपोज इस पॉइंट पे हमने कैलकुलेट किया है एट अ डिस्टेंस, यहां से एट अ डिस्टेंस r, इस डिस्टेंस r पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने कैलकुलेट किया इस डायरेक्शन में, जिसकी की वैल्यू आ गई 2 kp बाई आर क्यूब, ई दैट इज इक्वल टू 2 kp बाई आर क्यूब। और इसकी जो डायरेक्शन है देखो, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, दैट मींस डाइपोल मोमेंट के वेक्टर के डायरेक्शन में। देखो माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, दैट मींस इसका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में है, दिस इज माय पी वेक्टर ना। तो पी वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी एक्सियल, एट एनी एक्सियल पोजीशन। अगर हम लोग बात करें इधर के किसी पॉइंट पे, देखो यहां से इधर के किसी पॉइंट पे अगर हम लोग इधर भी देखें तो भी किधर क्या होगा वो देखो, इस तरफ भी अगर हम लोग देखें तो किसी भी पॉइंट इस पॉइंट पे देखो माइनस क्यू की चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और प्लस क्यू की वजह से जो डायरेक्शन जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, और माइनस क्यू यहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा प्लस क्यू को, क्योंकि माइनस क्यू का यहाँ जो ई माइनस क्यू है ये डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि माइनस क्यू का डिस्टेंस यहाँ से कम है, तो ई क्यू यहाँ डोमिनेट होगा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी होगी वो भी इसी डायरेक्शन में ही होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर ही वाले रीजन में जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पी वेक्टर के अलोंग है। इसके अलावा अगर हम लोग इस डायरेक्शन में भी बात करें, इस यहां से इसके लेफ्ट साइड में भी कहीं हम लोग बात करें, इस डायपोल मोमेंट के लेफ्ट साइड में भी, इस डायपोल जो रखा हुआ है इसके लेफ्ट साइड में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही होगी। यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में भी है, और उसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 2 kp बाई आर क्यूब। तो इफेक्टिवली हम लोग बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई उसकी वैल्यू याद रखनी है अपने को 2 kp बाई आर क्यूब, वेयर p इज व्हाट, p इज 2qa। अगर हमने जो सेपरेशन बिटवीन डाइपोल माना है 2a और चार्ज अगर हमने लिया है q। अब हम लोग बातचीत करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। तो बहुत लोग इसको गलत समझ लेते हैं और क्या कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, या फिर कुछ लोग इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल देते हैं। बट ऐसा समझो, दिस इज नॉट ओनली वैलिड फॉर इक्वेटोरियल लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज वैलिड फॉर दिस रिजल्ट व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डिराइव, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर कंप्लीट इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं इक्वेटोरियल प्लेन क्या है। सपोज दो चार्ज है मेरे पास में, तो यहाँ पे माइनस क्यू बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे पहले दिस इज माई माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज माई प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है सपोज इस तरह से ड्रॉ करता हूं मैं, और मिड पॉइंट को हमने ओ बोला, एंड दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज ए। तो मैं डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं, दिस डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड इज 2q इंटू ए। अब इक्वेटोरियल प्लेन हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, तो सपोज मैं इसका पहले तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं इस तरह से बना देता हूं। अब इक्वेटोरियल प्लेन समझने की कोशिश करो। इक्वेटोरियल एक प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास होता हुआ तुम्हारे स्क्रीन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से पास होगा। तुम्हारे स्क्रीन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक प्लेन पास होगा जो कि इस लाइन को कंटेन करेगा। ठीक है, ये 3D में विजुअलाइज करो। जो भी मैंने माइनस क्यू प्लस क्यू तुम्हारे स्क्रीन में बनाया वो एक अलग प्लेन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक प्लेन पास कराओ जो कि इस लाइन को कंटेन करेगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कंटेन करेगा। तो मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं। सपोज मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। दिस इज अ प्लेन, ठीक है, दिस इज अ प्लेन,
और इसको मैं यहाँ से, ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। ये एक कंप्लीट प्लेन है जो कि तुम्हारे स्क्रीन से परपेंडिकुलर है। अब इस प्लेन में किसी भी पॉइंट पे सपोज एट अ डिस्टेंस आर हम लोग कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हम लोग किस तरह से करते हैं वो हम लोग देखते हैं। सपोज मैं पॉइंट कुछ यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, जिसका कि डिस्टेंस है सेंटर से, दिस डिस्टेंस इज सपोज आर, एट अ डिस्टेंस आर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से, देखो माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहूं तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस डायरेक्शन में बनाएंगे, ठीक है, E ड्यू टू माइनस क्यू। प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम लोग जो बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां देखो दिस इज बिकॉज ऑफ E प्लस क्यू। अब देखो E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड और E माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग देखते हैं। और वो कितना होगा, देखो क्योंकि जितना डिस्टेंस क्यू का इस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट से ए है, तो माइनस क्यू का डिस्टेंस ए से और प्लस क्यू का डिस्टेंस ए से वो सेम है, और के दोनों के लिए सेम है, क्यू भी दोनों के लिए सेम है, ठीक है। और डायरेक्शन भले अलग है बट मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई यहाँ पे ये आर, इसका ये दूसरा लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया, दिस लेंथ इज नथिंग बट दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अच्छा, इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, सपोज ये एंगल मैं बोलता हूं दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, देखो ध्यान से, इनका जो रिजल्टेंट आएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो अगर मैं एक इस तरह से लाइन खींचता हूं इस डायरेक्शन में, तो इफ दिस एंगल इज थीटा तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा। ध्यान से देखा, एक बार फिर से मैं दिखाता हूं, इफ दिस एंगल इज थीटा तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। तो इसका ये देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ई का, ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब इस डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है, और इसका ई का इस डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इफेक्टिवली मेरे पास जो कंपोनेंट बचेगा वो इस डायरेक्शन में ही कंपोनेंट बचेगा, क्योंकि उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, मैं कुछ दूसरे कलर से दिखाता हूं, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस वेक्टर का, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये भी सही, ये जो कंपोनेंट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसका ये कंपोनेंट से, ई का ये कंपोनेंट और इस ई का ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बस हमारे पास इफेक्टिवली इस डायरेक्शन में ही कंपोनेंट जो भी बचेगा बचेगा, और वो कितना हो जाएगा 2e cos थीटा। ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू सेम है, तो इसका इस डायरेक्शन में ई cos थीटा, इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में ई cos थीटा और इसका भी ई cos थीटा, तो इफेक्टिवली ई नेट अगर मैं बोलूं तो वो इस डायरेक्शन में E net will be 2e cos theta, and what is E? This is E. E plus Q का मैग्नीट्यूड, E माइनस Q का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, which is equal to E, तो E net will be 2e cos theta। और E हम लोग कैलकुलेट यहां से अगर कर लें तो E बच जाएगा मेरे पास K इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दैट मीन्स यहां से मैं बोल सकता हूं दिस इज KQ बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस ना, R स्क्वायर इज व्हाट, ये वाला, दिस इज R स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आर, मुझे ये आर नहीं लेना चाहिए था, थोड़ा सा सेम ही हो गया, कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए, बट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज हियर एट पॉइंट ए, एंड द सेम इज वैलिड फॉर माइनस क्यू चार्ज ऑल्सो, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड इज सेम। तो दिस ई इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विच इज ई नेट। ई की अगर बात करो, ये जो ई है दिस इज ई, अब मैं ई नेट लिखता हूँ, ई नेट दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के क्यू, ई की वैल्यू डाल रहा हूं यहाँ पे, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? ध्यान से देखो, ट्राइंगल में एक बार फिर से यहां बना देता हूं, दिस ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, दिस इज ए लेंथ, दिस इज थीटा, एंड और मुझे चाहिए नहीं, बस इतना ही चाहिए मुझे। तो कॉस थीटा यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, ए अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास में, अच्छा 2QA को मैं P लिख देता हूँ, 2 इंटू क्यू इंटू ए, इसको मैं P लिख देता हूँ, तो ऊपर वाला टर्म हो जाएगा KP
अपॉन नीचे वाला टर्म जो आ जाएगा वो बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2। अभी यहाँ पे भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जो डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग बहुत कम लेते हैं। दिस दैट मीन्स मैं बोल रहा हूँ ए इज लेस देन आर, तो ए कैन बी नेग्लेक्टेड, ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ ई नेट दैट इज नथिंग बट के पी अपॉन आर स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 दैट इज नथिंग बट आर क्यूब। तो इस तरह से मुझे ई नेट की जो वैल्यू मिल जाती है वो के पी अपॉन आर क्यूब। ये तो मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन? तो इसका जो डायरेक्शन है वो ध्यान से देखो, मैं बाकी चीजें एक बार रब कर देता हूं यहां से। हम लोग इसको डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमने देखा, जो डायरेक्शन इसकी इस डायरेक्शन में है, और पी वेक्टर की डायरेक्शन यहां से देखो, पी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। दिस इज माई पी वेक्टर। तो पी वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ई जो नेट आए मेरे पास, ई नेट इज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू पी वेक्टर। तो ई नेट का मैग्नीट्यूड ये हो गया, और डायरेक्शन हम लोग यहां से देख सकते हैं कि जो भी पी वेक्टर का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा मेरे पास में ई नेट का डायरेक्शन। तो जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा उसको एक जल्दी से एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो हमारे पास एक डायपोल है, सपोज एक चार्ज प्लस माइनस क्यू है, दूसरा चार्ज इज प्लस क्यू, और इस तरह से हमने देखा यहाँ से दिस इज पॉइंट ओ विच इज सेंटर ऑफ दिस डायपोल, और यहाँ से डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज ए। और हमने बात किया कि किसी भी एक्सियल डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट विच इज अ डिस्टेंस ऑफ आर, इस डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, एंड दैट वैल्यू इज ई एक्सियल। ई एक्सियल में बोल देता हूं, दिस ई एक्सियल इज 2kp बाई आर क्यूब। ये हमने निकाला। अच्छा, इसी के साथ साथ हमने ये निकाला कि इस डायपोल की वजह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या इक्वेटोरियल प्लेन में किसी भी पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट में एट अ डिस्टेंस आर, जो डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी, एंड दैट ई इक्वेटोरियल बोल दो, दैट इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब। इसके साथ साथ हमने देखा इसका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन है दिस एक्सियल वेक्टर का जो डायरेक्शन है इज अलोंग पी वेक्टर, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया, दिस इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू पी वेक्टर, पी वेक्टर के ऑपोजिट है। और इस तरह से हमने आर क्यूब का वेरिएशन देखा। तो जैसे जैसे मेरा आर बढ़ता जाएगा, डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होती जाएगी। और नॉर्मल जो हम लोग एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे दैट वाज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। नॉर्मल हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमने जो डिफाइन किया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू है उसकी वजह से एट अ डिस्टेंस आर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे डायपोल की वजह से देखो, किसी भी पॉइंट पे, मतलब किसी भी पॉइंट, किसी भी डिस्टेंस आर पे इसका जो वेरिएशन है वो देखो आर क्यूब के टर्म में ये चीज कम हो रहा है। मतलब अगर हम बोले कि डिस्टेंस के साथ इसका एक जो रिलेशन था, पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका डिस्टेंस स्क्वायर के टर्म्स में वो इनवर्स रिलेशन में डिस्टेंस स्क्वायर के साथ वो कम हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर हम लोग बात करें एक डायपोल के केस में तो वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वो कम हो रहा है, मतलब काफी तेजी से कम हो रहा है। जिस हिसाब से पॉइंट चार्ज में कम हो रहा था उससे काफी तेजी से एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। और होना भी चाहिए, क्योंकि डायपोल अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो नेट चार्ज है वो कितना है, नेट चार्ज इसके ऊपर कितना, माइनस क्यू प्लस क्यू, नेट चार्ज इज 0। अगर हम बहुत दूर से देखें तो नेट चार्ज हमें 0 दिखेगा दूर से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी ही उसका कम हो जाएगा। ठीक है, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल में वो कम हो जा रहा है। ठीक है, ये चीज काफी लॉजिकल भी है, क्योंकि ये जो नेट चार्ज हमको दूर से रखा हुआ दिखेगा वो 0 चार्ज दिखेगा। तो ऑब्वियसली इसका जो डिक्रीजिंग रेट होगा, डिक्रीजिंग रेट विथ आर इज वेरी हाई, जो एक डायपोल का होगा। तो ये हम लोग इस चीज से कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। अभी तक हमने क्या किया, एक्सियल डायरेक्शन में कैलकुलेट किया किसी भी डिस्टेंस आर पे, उसके इक्वेटोरियल डायरेक्शन में हमने कैलकुलेट किया किसी भी डिस्टेंस आर पे। अब हमें किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर डायपोल की वजह से अगर कैलकुलेट करना पड़े इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी हमने डिराइव किया, हम लोग बस उसी का यूज लेने वाले हैं।
और उसी के बेसिस पे हम लोग स्मार्ट तरीके से किसी भी जनरल पॉइंट पे हम लोग डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग किस तरह से उसको कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक चार्ज है -q और दूसरा चार्ज है +q और इन दोनों के बीच का सेपरेशन इज 2a, वही वाला। तो ये एक मेरे पास एक डायपोल मोमेंट इसकी वजह से आएगा, दैट इज p वेक्टर, और ये सपोज इसका सेंटर है O। अब इस डायपोल की वजह से किसी भी रैंडम पॉइंट पे, सपोज ये एक रैंडम पॉइंट है यहाँ पे A, इस पॉइंट पे अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़े इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल p वेक्टर, तो मैं किस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसको कुछ हम लोग जनरल पॉइंट देते हैं। सपोज दिस OA लेंथ इज r वेक्टर एंड दिस एंगल इज, सपोज ये हॉरिजॉन्टल के एंगल के साथ थीटा बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, ठीक है, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट को मैं r कॉमा थीटा से इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये दो मेरे पास वेरिएबल है, ये r और थीटा को मैं जैसे जैसे चेंज करूंगा मुझे a का अलग अलग पोजीशन मिलेगा। सारे पोजीशन को मैं स्पेस में कवर कर सकता हूँ इस r और थीटा से। तो बेसिकली इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो r और थीटा अगर मैं चेंज करता हूँ तो पूरे स्पेस में किसी भी पॉइंट को कवर कर सकता हूँ। तो एक जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस डायपोल। अब ध्यान से देखो, एक डायपोल जो होता है दैट इज वेक्टर। अब वेक्टर है तो इसके मैं कंपोनेंट कर सकता हूँ, कंपोनेंट ले सकता हूँ। तो p वेक्टर का डायरेक्शन तो ये है। तो p वेक्टर का अगर मैंने एक कंपोनेंट लिया अलोंग OA, तो एक कंपोनेंट ये ले सकता हूँ मैं, और दूसरा कंपोनेंट मैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले सकता हूँ, OA के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बाकी को इरेज करता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और p वेक्टर का ये बेसिकली हमने दो कंपोनेंट ले लिया है, ठीक है। दिस एंगल को मैं थीटा को अभी इस तरह से लेता हूँ। तो p के दो कंपोनेंट मैंने लिए हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं हम लोग। तो p का एक कंपोनेंट इज, ध्यान से देखो, दिस कंपोनेंट इज p cos थीटा, और p का जो ये वाला कंपोनेंट है दिस इज p sin थीटा। तो इस तरह से कंपोनेंट हम लोग ले सकते हैं। अच्छा, अब ये जो कंपोनेंट है इसकी वजह से देखो, ये वाला जो डायपोल मोमेंट है, इस डायपोल मोमेंट के कंपोनेंट की वजह से अगर हम लोग पॉइंट ए पे कैलकुलेट करना चाहें, p cos थीटा की वजह से ए पे कैलकुलेट करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें हम दो डायरेक्शन बेसिकली पहले डिफाइन कर देते हैं। जो r वेक्टर के अलॉन्ग जो डायरेक्शन है ना, मैं उसको ER कैप बोल रहा हूँ, ठीक है। एक मैं डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो डायरेक्शन होगा इसको मैं ER कैप डायरेक्शन बोलता हूँ, और इस डायरेक्शन के अलॉन्ग मैं E थीटा कैप डायरेक्शन बोल रहा हूँ। बस मैंने डायरेक्शन इस तरह से डिफाइन किया। ER कैप मतलब r वेक्टर के अलॉन्ग एक डायरेक्शन मैंने ER कैप डिफाइन कर दिया, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मैंने E थीटा कैप इस तरह से डिफाइन कर दिया। जस्ट अपने इसको मैं इजी करने के लिए कि दो डायरेक्शन मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिए। अब देखो कि ये जो p cos थीटा है, p cos थीटा इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी। तो एक्सियल पॉइंट हो गया। तो एक्सियल पॉइंट तो हमें पता है वो कितना हो जाएगा, kp 2kp बाई r³ हो जाता है। एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डायपोल की वजह से वो 2kp बाई r³, लेकिन यहां पर p क्या है, p इज p cos थीटा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई p cos थीटा की वजह से a पे, और उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ER कैप, क्योंकि वो रेडियल इस डायरेक्शन ER कैप के डायरेक्शन में होगा। मतलब p cos थीटा जो डायपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में होगा। प्लस अब जो ये p sin थीटा वाला कंपोनेंट है, ये देखो इसका जो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये p sin थीटा का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। एरो मैं यहां से बना देता हूँ, ये इस डायरेक्शन में है। अब ये p sin थीटा अगर इस डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट ए पे वो कैसी होगी, वो इक्विटोरियल वाली पोजीशन पे होगी। देख लो ये इक्विटोरियल पोजीशन में होगी। मैं इसको बना के दिखा देता हूं। दिस पॉइंट इज इक्विटोरियल पोजीशन। तो इक्विटोरियल पोजीशन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम लोग करते थे kp बाई r³। और यहाँ p क्या है, p इज p sin थीटा। तो यहाँ पे sin थीटा लगाएंगे हम लोग, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, p sin थीटा के डायरेक्शन की ऑपोजिट, इसलिए मैंने इस डायरेक्शन में इसको बनाया है, p sin थीटा के डायरेक्शन के ऑपोजिट में, दैट मींस E थीटा के डायरेक्शन में, E थीटा कैप के डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम लोग E नेट किसी भी जनरल पॉइंट पे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ER और E थीटा इज परपेंडिकुलर, तो अब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का हमको रिजल्टेंट लिखना आता है, ठीक है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, √a² + b², बिकॉज दोनों के बीच का एंगल इज 90 डिग्री, तो cos थीटा इज 90 डिग्री, cos 90 इज 0, √a² + b²।
तो इसका ई नेट का अगर मैं मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, तो ई नेट का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू, अभी देखो केपी बाई आर क्यूब तो कॉमन निकाल दो, केपी बाई आर क्यूब एंड रूट ओवर, यहां से क्या टर्म बच गया, केपी बाई आर क्यूब निकाल दिया तो 2 cos थीटा का स्क्वायर, तो दैट बिकम्स 4 cos स्क्वायर थीटा, प्लस अब यहाँ पे केपी बाई आर क्यूब निकाल दिया तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को अगर कैलकुलेट करोगे तो ये बच जाएगा केपी बाई आर क्यूब रूट ओवर, एक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, जो कि आर और थीटा पे है, ठीक है। ई एट एनी आर कॉमा थीटा दैट इज इक्वल टू केपी बाई आर क्यूब, मैं बोल सकता हूं रूट ओवर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये मैं जनरल अब किसी भी पॉइंट पे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये तो मेरे पास आ गया। अच्छा, इसके साथ साथ वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा इन दोनों का, ई आर और ई थीटा डायरेक्शन में जो भी आएंगे मैग्नीट्यूड, उसका रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट मेरे पास कुछ इस डायरेक्शन में आएगा एंड दिस इज माई ई नेट। सपोज ये एंगल इज अल्फा, सपोज मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की, दिस एंगल इज अल्फा, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि tan अल्फा, दैट इज सिंपल वेक्टर रिलेशन से मैं बोल सकता हूं कि ई थीटा वेक्टर अपॉन ई आर वेक्टर। ई थीटा वेक्टर कितना हो गया, दैट इज ई थीटा वाला टर्म हो जाएगा के पी बाई आर क्यूब साइन थीटा अपॉन ई रेडियल कितना हो जाएगा 2 के पी बाई आर क्यूब इंटू कॉस थीटा कॉम्पोनेंट। तो यहां से के पी आर क्यूब कट गया, 1/2 tan थीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। और टोटल कितना एंगल बना रहा है विथ, सपोज यहां से इसको मैंने पी वेक्टर के रेफरेंस से कितना एंगल बना रहा है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थीटा प्लस अल्फा एंगल बना रहा है। तो इस तरह से वेक्टर रिलेशन का हम लोग कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखो जो ओरिजिनल एंगल था दैट वाज along x direction, p vector was along x direction, उससे जो रिजल्टेंट ई नेट जो है वो कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा प्लस अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी रिलेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, मैं बाकी चीज को एक बार इरेज कर रहा हूं। अब इस रिलेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये रिलेशन शुड बी वैलिड फॉर ऑल द पॉइंट्स। तो ऑल द पॉइंट्स मतलब अगर मैं बात करूं एक्सियल पॉइंट, किसी भी हम लोग एक्सियल पॉइंट पे बात करें तो एक्सियल पॉइंट पे जो थीटा की जो वैल्यू होगी, अगर हम लोग पी वेक्टर कंसीडर करें तो दिस थीटा एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां पर मैं 0 डिग्री अगर पुट करता हूं तो ई की जो वैल्यू आती है वो एक्सियल डायरेक्शन में ई की वैल्यू आएगी एंड दैट वैल्यू इज व्हाट के, अगर थीटा को 0 पुट करता हूं तो ये बन जाएगा के पी बाई आर क्यूब रूट ओवर 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 2 के पी बाई आर क्यूब। देखो ये हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है यहां से भी। उसी तरह से अगर हम लोग इक्विटोरियल पॉइंट के लिए बात करें, इक्विटोरियल पोजीशन के लिए बात करें, तो मैं बोल दूंगा कि थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ई इक्विटोरियल में बात करूं तो ये बन जाएगा मेरे पास में के पी बाई आर क्यूब, थीटा को मैं 90 पुट करता हूं तो दिस सिंपली बिकम्स के पी बाई आर क्यूब, क्योंकि ये टर्म 0 हो गया, दिस 1 का स्क्वायर रूट इज 1। तो दिस तरह से के पी बाई आर क्यूब मैं निकाल सकता हूं। देखो सेम रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी जनरल पॉइंट के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डाइपोल। तो इसी के ऊपर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर है दैट इज पी वेक्टर व्हिच इज 37 डिग्री इंक्लाइंड फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इस तरह का मेरे पास एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। अब मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ दिस पी वेक्टर, बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर को मैं पहले कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेता हूं। तो पी वेक्टर का एक कंपोनेंट मैं इस डायरेक्शन में लूंगा और पी वेक्टर का एक कंपोनेंट मैं इस डायरेक्शन में लूंगा। तो अलोंग द एक्स एक्सिस तो मैं बोल सकता हूं कि पी एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी कॉस 37 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 4/5 पी। और पी इन वाई डायरेक्शन बोल कितना आ जाएगा मेरे पास में, पी साइन 37 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 3/5 पी। तो ये मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में वेक्टोरियली इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर लिए। अब देखो कि एट अ डिस्टेंस डी है, इस पॉइंट पे
एक्स कंपोनेंट की वजह से ये जो पॉइंट आएगा वो कौन सा पॉइंट आएगा, एक्स कंपोनेंट की वजह से, पी एक्स की वजह से ये जो पॉइंट पी है दैट इज एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो मैं ई एक्स बोल दूंगा, ई एक्स विल बी, क्योंकि इसकी वजह से जो आएगा फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो इसी डायरेक्शन में होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी। ई एक्स, पी एक्स की वजह से जो ई एक्स आ रहा है, और उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू के पी, 2kp बाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और यहाँ पर p क्या है, 4p/5, तो यहाँ पे 4/5 मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और r क्या है यहाँ पे, r इज d, तो r को मैं यहाँ से d से रिप्लेस कर देता हूँ इरेजर से ये करके, दिस इज माई d, दिस इज r क्यूब की जगह d क्यूब हो गया, 2kp/d क्यूब इंटू 4/5, तो ये मेरे पास सिंपली आ गया 8kp/5d क्यूब। तो ये x कंपोनेंट आ गया। उसी तरह से अगर मैं y कंपोनेंट देखता हूं यहाँ पे, तो p का ये कंपोनेंट जो है, जो y एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है, उसकी वजह से जो p पॉइंट पे, ठीक है, दिस पॉइंट p पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी, वो नीचे की तरफ आएगी। क्यों, क्योंकि ये जो p का ये कंपोनेंट है दैट इज p sin 37 वाला जो कंपोनेंट है, p sin 37 के लिए ये जो पोजीशन है वो इक्विटोरियल पोजीशन है। इक्विटोरियल पोजीशन में कैसा आता है, ऑपोजिट टू p वेक्टर, ऑपोजिट टू p वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो EY जो कंपोनेंट है वो ऑपोजिट टू p sin 37 वाला जो कंपोनेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। एंड दिस EY, इस EY की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये कितना हो जाता है, kp/r³। तो k तो k है यहाँ पे, p इज p sin 37 डिग्री दैट इज 3p/5, 3p/5 कर दिया, इंटू r³ r डिवाइडेड बाई r³ इज d³। तो ये मेरे पास 3kp/5d³ आ गया। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ई नेट मैं बोल सकता हूं, दिस इज आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिख देता हूं इसको, 8kp/5d³ आई कैप माइनस, क्योंकि नीचे y डायरेक्शन में है, 3kp/5d³ इंटू जे कैप। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए। तो होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारी बातें समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉर्क। किसी भी डायपोल में अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो किस तरह से हम लोग उसमें टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग, और उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।